सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है। ये हमारा आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का 4th क्लास है, चौथा लेक्चर है। प्रीवियस ईयर के ऑलरेडी हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, यानी कि टोटल 2019 में आरआरबी एएलपी का सीबीटी 2 जो हुआ था, टोटल 9 शिफ्ट इनका पेपर हुआ था और हम लोग हर दिन एक शिफ्ट का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आज हम लोग चौथा क्लास कर रहे हैं, यानी कि इससे पहले 3 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग 40 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम लोग 4th शिफ्ट स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि 22/1/2019 शिफ्ट 2 का, ठीक है। इसी तरह से हर दिन करके हम लोग 9 का 9 शिफ्ट प्रीवियस ईयर कंप्लीट कर देंगे। फिर हम लोग थ्योरी का जो पोर्शन होता है उसे रिवीजन करेंगे वन शॉट में, यानी कि एक बार मैराथन क्लास लेंगे जिसमें पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट, फिर मैराथन लेंगे, फिजिक्स कंप्लीट, फिर बायो कंप्लीट। और ध्यान रखिएगा, जो मैराथन क्लास होंगे उसका लैंग्वेज जो लिखा हुआ रहेगा वो इंग्लिश में लिखा रहेगा और हम आपको हिंदी में समझाएंगे, ठीक है। तो बाइलिंगुअल रहने वाला है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि जब किया गया कार्य सबसे अधिक होगा तब बल की दिशा और विस्थापन की दिशा के बीच का कोण क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन समझाने से पहले हम लोग देखते हैं कि वर्क, जिसे कार्य बोलते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है W=F(s cos थीटा)। W हमारा क्या हो गया, वर्क। F हमारा क्या हो गया मेरे डियर, फोर्स। बहुत बढ़िया ढंग से समझाऊंगा। S क्या हो गया हमारा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस। और cos थीटा हमारा हो गया एंगल। लेट सपोज, जैसे कि देखिए इधर हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट D है, फोर्स इधर है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये हमारा हो गया फोर्स। तो ये हमारा थीटा, ये दोनों के बीच का जो एंगल बना है Fs के बीच में, इसी को बोलते हैं थीटा, कॉस थीटा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये एक बॉक्स है, इसमें फोर्स हम लगा रहे हैं और ये इधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो देखिए, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रही है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल क्या है हमारा, थीटा क्या है, 0 डिग्री। थीटा क्या है, 0 डिग्री। लेकिन ये हमारा बॉक्स है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है अपवर्ड और फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो वर्क जो हम लोग निकालते हैं, वर्क का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा, कि उसमें फोर्स कितना लग रहे हैं, उसमें डिस्प्लेसमेंट कितने हो रहे हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना है। तो ये डिटेल में हम आपको क्लासेस से बताएंगे कि कितने कितने केस बन सकते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम यहाँ पे पूछा है, मैक्सिमम और मिनिमम 2 केस हम आपको बता रहे हैं कि थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए वर्क हमारा मैक्सिमम होगा और थीटा का कौन सा वैल्यू के लिए वर्क हमारा मिनिमम होगा। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कॉस थीटा पे। कॉस का अगर हम वैल्यू निकालें तो कॉस मैक्सिमम किस पे होता है, 0 डिग्री पे वैल्यू 1 होती है, क्योंकि कॉस का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा ग्राफ होता है। तो 0 डिग्री पे देखिए कितना वैल्यू हो गया, 1। और ये 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू हो जाता है, 90 डिग्री पे कॉस का वैल्यू होता है 0। तो अगर दोनों के बीच का थीटा एंगल 0 डिग्री है तो फोर्स वर्क हमारा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और अगर थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वर्क हमारा क्या हो गया, मिनिमम होंगे। अब इतना डिटेल बताने के बाद अब हम आपको क्वेश्चन पे आते हैं। किया गया कार्य सबसे अधिक होगा कब, तब बल की दिशा और विस्थापन के बीच का कोण। देखिए, 90 डिग्री में क्या होंगे, मिनिमम होंगे। 45 डिग्री अभी डिस्कशन करना बाकी है, 60 डिग्री डिस्कशन करना बाकी, बता ही देते हैं ना। cos 40 का वैल्यू क्या होता है, cos 40 का वैल्यू 1/√2, इसका वैल्यू हो जाएगा, ये भी हमारा 1 से कम है, क्योंकि देखिए मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 1 और मिनिमम वैल्यू कितना होगा 0, इसके बीच में देखते हैं। cos 60 का वैल्यू कितना होगा, cos 30 का वैल्यू √3 नहीं 2/√3, तो इसका भी वैल्यू कम होंगे। तो कहने का मतलब है कि सबसे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे होंगे, 1, जो कि थीटा = 0। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, थीटा = 0। तो अगर दोनों के बीच में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 0 बना हुआ है, उस केस में वर्क मैक्सिमम होगा। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री बना हुआ है तो उस केस में वर्क मिनिमम होगा, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, 20 वोल्ट के विभवांतर वाले 2 भुजाओं पर
10 कूलम का प्रवाह चार्ज जाने से कितना कार्य होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है माय डियर, वोल्टेज दिया हुआ है कितना, 20 वोल्ट। ठीक है, चार्ज दिया हुआ माय डियर, चार्ज दिया हुआ है 10 कूलम। वेरी गुड। अब यहाँ से निकालना फार्मूला आता है V इक्वल टू डब्ल्यू बाय थीटा। V इक्वल टू डब्ल्यू बाय थीटा, क्यू, V इक्वल टू डब्ल्यू बाय क्यू। तो W क्या है माय डियर, W हमारा है किया गया कार्य, किया गया कार्य, किया गया कार्य। तो अब यहाँ से देखिए हमें क्या निकालना है, W निकालना है। तो V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, ये गिवन है, ये गिवन है ना, ये गिवन है, दोनों गिवन है। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इंटू क्यू। तो W इक्वल टू V का वैल्यू कितना है 20 और Q का वैल्यू कितना है 10। तो W इक्वल टू हो जाएगा 200 जूल। क्या हो जाएंगे 200 जूल आंसर। देखे हैं ऑप्शन में 200 जूल आंसर ऑप्शन है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखें क्या कर रहा है। 10 सेकेंड के अवधि के लिए किसी तार में स्थिर धारा इतना एम्पियर, यानी कि करंट दिया हुआ है, धारा करंट दिया हुआ है 0.2 एम्पियर। वेरी गुड। टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। ठीक है, इस समय अंतराल में तार से प्रभावित होने वाला कुल प्रवाह चार्ज कितना होगा, क्यू आपसे पूछ रहा है चार्ज। तो देखिए आप, हम लोग एक फार्मूला लास्ट क्लास में भी हम लोग देखे थे जब लेक्चर नंबर 3 ले रहे थे। एक फार्मूला होता है Q इक्वल टू, नहीं एक, हाँ, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहाँ से Q इक्वल टू हो जाएगा I इंटू टी। हमें क्या निकालना है, Q निकालना है। ठीक है, तो Q इक्वल टू I दिया हुआ है 0.2 एम्पियर, T दिया हुआ है 10 सेकेंड। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। चार्ज कितना हो जाएगा माय डियर 2 एम्पियर, 2 कूलम। ठीक है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 कूलम आंसर। बस फार्मूला लगाना था। कौन सा फार्मूला, I इक्वल टू क्यू बाई टी। तो टी हमें Q निकालना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू टी। I का वैल्यू दिया हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है, तो हमारा चार्ज कितना हो जाएगा 2 कूलम। ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन है 4, 2 कूलम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसे थोड़ा सा बढ़िया ढंग से मैं कोशिश करता हूँ समझाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4, लंबाई L और त्रिज्या वाला ठीक है, बेलनकार है, ये कि बेलनकार है, लीजिए ये एक बेलन है जिसकी लंबाई L है और इसकी त्रिज्या R है। ठीक है, तो इसकी रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इसकी रेसिस्टेंस हो जाएगी माय डियर R इक्वल टू रो L बाई R। ठीक है, इसका नाम L1 दे देते हैं, R1 दे देते हैं। उसी सामग्री से, यानी कि जिस मटेरियल से बना हुआ, मान के चलिए ये गोल्ड से बना हुआ है, इसी मटेरियल से, उसी सामग्री से बनी दुगनी लंबाई और 1/4 त्रिज्या वाले। ठीक है, लंबाई दुगनी कर दिया, त्रिज्या 1/4 कर दिया। डायग्राम के लिए माफ़ करिएगा, डायग्राम मेरी उतनी अच्छी नहीं है। तो L डैश हमारा हो गया 2L और ये हमारा R हो जाएगा 1/4 R2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, इसकी रेसिस्टेंस क्या होगा। तो रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई ए। अब देखिए यहाँ पे रो तो हमारा कांस्टेंट सेम रहेगा, L का वैल्यू क्या हो जाएगा 2L, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्योंकि ये सर्कल है तो 1/4 रेडियस का होल स्क्वायर, 1/4 R का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएंगे रो 2L बाय 1/16 आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 32 R डैश। तो R इक्वल टू हो जाएगा 32 R डैश। ठीक है, तो रेसिस्टेंस हमारा क्या हो जाएंगे 16, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा तो 16 दूनी 32। तो जो न्यू रेसिस्टेंस हो जाएगा ये पहले का 32 गुना हो जाएगा। पहले का कितना हो जाएगा 32 टाइम्स ऑफ R, पहले का 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं। देखिए ये हमारा एक गोल्ड वायर है, वो हम मटेरियल लिए हैं गोल्ड का, आपकी सिल्वर का ले सकते हैं, कॉपर का ले सकते हैं, एल्युमिनियम का ले सकते हैं, आयरन का ले सकते हैं। उसकी रेसिस्टेंस L थी, रेडियस R थी, लेंथ L थी, तो रेसिस्टेंस हो गया R इक्वल टू रो L बाई ए। अब इसकी लेंथ L से 2L हो गया, रेसिस्टेंस R से 1/4 R हो गया। वैल्यू पुट कर दी 2L 1/4 का R स्क्वायर। क्यों, क्योंकि एरिया निकालने वाले हैं, एरिया का फॉर्मूला होता है पाई R स्क्वायर।
बेलन का 2πr² वो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी। तो 1/2l/1/16r, तो ये ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 32r। तो r इक्वल टू जाएगा 32 यानी कि 32 टाइम्स प्रीवियस, यानी कि इसका जो रेसिस्टेंस होगा और इसका रेसिस्टेंस 32 गुना ज़्यादा होगा। ठीक है। नौ अगला क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, क्लास 3 लीवर से संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है। तो आधार लोड का और प्रेतन के बीच में होता है, नहीं। आधार प्रेतन के नज़दीक होते हैं, नहीं। प्रेतन लोड के आधार के बीच में होता है, हाँ। तो हमारा क्या हो जाएगा, क्लास 3 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो प्रेतन लोड और आधार के बीच में होता है। ठीक है। तो प्रेतन होता है वो लोड और आधार के बीच में होता है। क्वेश्चन नंबर 6, किस वस्तु का वेग में परिवर्तन की दर नियत है और इसका औसत वेग कैसे होगा। ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम वेगों का योग गुणनफल नहीं, औसत वेग वैसे नहीं। औसत वेग क्या होता है, फाइनल औसत वेग होती है इनिशियल फर्स्ट का और लास्ट का डिवाइडेड बाय दोनों का सम और डिवाइडेड बाय 2। अंतिम और प्रारंभिक वेग का अंतर का आधा नहीं, अंतर का नहीं, सम का आधा होता है। ठीक है। प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग नहीं, योग बाय 2 होता है। प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग का आधा, प्रारंभिक और अंतिम वेग का योग का आधा। ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है, किस धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा इसका डैश समान होने पर भी इसके छोरे पर विभवांतर V के सीधे समानुपात होते हैं। विभवांतर V के सीधे समानुपात होते हैं। ठीक है। देखिए ऑप्शन क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है मेडियर कि क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि जो हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे V = IR, तो अब यहाँ पे देखिए V हमारा क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, क्योंकि R हमारा क्या है, R तो वेरिएबल है, रेसिस्टेंस हमारा क्या है, वेरिएबल है। रेसिस्टेंस हमारा क्या होता है, ये वेरी करेंगे। तो V = IR, तो यहाँ से V हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हो जाएंगे। ठीक है। I हमारा क्या है, I हमारा है धारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हमारा क्या है, विभवांतर। ठीक है। तो यहाँ से आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 1। ठीक है। तापमान। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित, आदर्श गैस को इंग्लिश में बोलते हैं आइडियल गैस। ठीक है। तो आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसका समीकरण क्या होता है आदर्श गैस का। आदर्श गैस का होता है माइडियर PV/T = μR। P क्या होता है माइडियर, P आदर्श गैस का दाब, प्रेशर होता है। P हमारा हो गया प्रेशर ऑफ आइडियल गैस। V क्या हो जाएगा माइडियर, आयतन और वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस। म्यू क्यों होगा, म्यू हमारा कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। वैल्यू हो जाएगा, उसके बाद वैल्यू बताएंगे। R हमारा हो गया गैस और T हमारा हो गया टेम्परेचर। T हमारा हो गया टेम्परेचर। ठीक है। तो आदर्श गैस का समीकरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो हमें PV/T = μR, तीसरा नंबर। ठीक है। P प्रेशर इंटू वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टेम्परेचर = μR। डैश डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिक होता है। आप जानते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी का वैल्यू सबसे अधिक, पानी का वॉल्यूम सबसे ज़्यादा अधिक होता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम वॉल्यूम होता है वाटर का, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ वाटर। उच्च सामग्री का पहचान करें जिसमें आयतन विस्तार का उच्चतम गुणक होता है। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा लोहा नहीं, पारा नहीं, कठोर रबर हमारा हो जाएंगे सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कोई वस्तु अपने विराम x = 0 मीटर और t = 0 सेकेंड से चलना शुरू करती है। ठीक है। और x कक्षा के पास, अक्ष के पास 3 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर की नियत तुरंत के साथ यानी कि एक्सेलरेशन है के साथ घूम जाती है, समय 4 सेकेंड और 8 सेकेंड के बीच का औसत वेग क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन नंबर 11 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं माय डियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसे करेंगे। एक्स, यहाँ पे न्यूटन का दो फार्मूला लगने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ इन्फॉर्मेशन लेते हैं। ये हमारा एक्स इक्वल टू क्या है 0 मीटर और टी इक्वल टू क्या है 0 सेकेंड। एक्स इक्वल टू 0 मीटर और टी इक्वल टू क्या है 0 सेकेंड। तो यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब बताइए क्योंकि u हमारा क्या हो जाएगा इनिशियल, यहाँ पे क्या 0 से स्टार्ट करा तो u का वैल्यू क्या हो जाएंगे 0, हो गया ना। तो u का वैल्यू 0 हो जाएंगे और अगर हम यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो गया 0 हो गया। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे माय डियर। देखिए v इक्वल टू यू 0 हो जाएगा, a का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 इंटू 4। क्यों, क्योंकि ए हमारे यहाँ देखिए कितना ए 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हमारा क्या है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और टी का वैल्यू अगर हम 4 लें तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी v इक्वल टू हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। 4 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी 12 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा देखते हैं डिस्प्लेसमेंट, फार्मूला लगाते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड, इक्वेशन ये सेकेंड। यहाँ पे देखिए u एट टी इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड, u एट टी इक्वल टू 4 सेकेंड, 4 सेकेंड पर निकालें क्या हो जाएगा u का वैल्यू क्या हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक नहीं। अब हम लगाते हैं फार्मूला, तो फार्मूला लगाएं तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 4, ठीक है, प्लस यू टी 12 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है, टी टेम्परेचर, और क्या हो जाएंगे हाफ क्या हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 4, तो ये हमारा हो जाएगा 12 चक 48 प्लस 12 चक 48, आइए हम हमारा हो जाएगा 24, तो ये हमारा हो जाएगा 72 मीटर। डिस्टेंस कितना हो जाएगा 72 मीटर, डिस्टेंस 72 मीटर। अब हम निकालेंगे औसत वेग, क्या पूछा है औसत वेग पूछा ना, औसत वेग यानी कि एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी का एवरेज यहाँ लिख लेते हैं, हिंदी में लिख लेते हैं औसत वेग। औसत वेग का फॉर्मूला होता है कुल विस्थापन यानी कि कुल डिस्टेंस, कुल विस्थापन बाय कुल समय। तो बताइए v एवरेज वेलोसिटी एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कुल विस्थापन कितना है 72 मीटर और समय कितना हो गया हमारा 4, तो ये हमारा हो जाएगा 18 चक 72 18 मीटर पर सेकेंड, आपका आंसर आ जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, क्लास 2 लीवर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है, नहीं। प्रयत्न लोड और आधार के बीच के होते हैं, ठीक है, और प्रयत्न आधार प्रयत्न के नज़दीक होते हैं, नहीं। लोड प्रयत्न और आधार के बीच में नहीं होते, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा ए, ठीक है। यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम होता है। क्वेश्चन नंबर 13, यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान पृथ्वी पर 100 ग्राम है तो चंद्रमा पर उसका मास क्या होगा। आप जानते हैं कि मास हमारा क्या था, पूरा यूनिवर्स में कहीं पे भी जाइए मास जो हमारा होता है द्रव्यमान जो होता है वो हमारा क्या होता है कांस्टेंट होता है, क्या होता है कांस्टेंट, यानी कि वो चेंज नहीं करता है। चेंज क्या करता है वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी ग्रेविटेशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इसका वैल्यू चेंज करता है। तो जो पृथ्वी पे मान के चले ये मास है, पृथ्वी पे ये बॉक्स है, इसकी मास अगर जो 100 ग्राम है या 100 केजी है या ग्राम है 100 ग्राम है, तो इसको ये हमारा अर्थ पे होगा, तो इसको अगर हम मून पे ले जाएंगे तो भी इस बॉक्स का मास हमारा क्या होगा 100 ग्राम ही होगा। जी का वैल्यू बनो अर्थ पे 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, यहाँ पे 1/6 इंटू 9.8 मीटर पर सेकेंड इतना हो जाएगा।
इसका सही क्या हो जाएगा 100 kg किलोग्राम। मास चेंज नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14, कोई वस्तु 100 मीटर प्रति सेकंड की गति के साथ चल रही है। 1 मिनट में इस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। ठीक है, करते हैं दूरी ज्ञात। देखिए स्पीड कितना है 100, स्पीड कितना माय डियर 100 मीटर पर सेकेंड है ना, 100 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड कितना माय डियर 100 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना है, कितना टाइम दिया है 1 मिनट। 1 मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड। तो क्या पूछा है डिस्टेंस, दूरी। ये दूरियां, दूरी क्या हो जाएगा स्पीड इनटू समय। तो क्या हो जाएगा स्पीड इनटू समय, क्या हो जाएगा माय डियर, स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, समय हो जाएगा 60 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 6000 मीटर दूरी। इसको किलोमीटर में करेंगे तो 6 किलोमीटर आंसर। ये हमारा रहा प्यारे बच्चों आपका आंसर माय डियर फ्रेंड। देखो कितना प्यारा प्यारा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, नाउ अगला क्वेश्चन कर रहा है सोने के सापेक्ष घनत्व 9.3 है, तो एम एसआई इकाई का, अच्छा एसआई इकाई का घनत्व कितना होगा। तो एसआई इकाई का घनत्व माय डियर बस इसे केजी ग्राम में बदल दीजिए। 19.3 10 पे पावर 3 है ना, 10 पे पावर 19.3 10 पे पावर 3 केजी मीटर क्यूब, केजी मीटर क्यूब। ऑप्शन 4, ऑप्शन क्या हो जाएगा माय डियर 4। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ ना। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किस इंजीनियरिंग आंकड़े पर चिन्हित संक्षिप्त नाम एसआर का मतलब क्या होता है। तो एसआर का मतलब क्या होता है सेक्शनल रेसिस नहीं, स्फेरिकल रेडियस, ओके देखते हैं, सरफेस रिलीफ या अस्क्यू नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्फेरिकल रेडियस। सही है सर, क्या हो जाएगा, अरे भैया यहाँ पे 2 होगा, स्फेरिकल रेडियस है। ठीक है, 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है। कैसे करेंगे मेरे प्यारे प्यारे साथियों, माय फ्रेंड। और बताइए आप लोग कैसे हैं, बातचीत करते हैं थोड़ा सा आपसे। आप लोग तो कुछ कमेंट वमेंट करते नहीं, बताते नहीं, पूछते नहीं कि सर कैसे हैं क्या है नहीं है। आते हैं 10-20 बच्चे 50 बच्चे पढ़ लेते हैं चल जाते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं। क्या जी क्या चाहते हैं कि आपको मास्टर नहीं पढ़ाए आपको, हाँ आपका ये भाई आपको नहीं पढ़ाए, क्या चाहते हैं पढ़ाए ना। तो करिए महाराज, लाइक वाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, सपोर्ट करिए, दिखाइए अपना थोड़ा सा सपोर्ट। चलिए देखिए इसका एक फार्मूला होता है F-32 इंटू क्या होता है 9/5 इक्वल टू सेंटीग्रेड। जब भी आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना हो तो आपका ये फार्मूला लगाना है ना। लगाइए फार्मूला। फ़ारेनहाइट कितना दिया हुआ है 95 माइनस 32 माइनस कर देंगे इंटू 9/5, जो आएगा वो डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। 95 में 32 घटाएंगे तो कितना होगा 3 और 9 में से 63 गुने 9/5। आए हो बाबा कैसे हुई हो दादा, हाँ इंटू सी। तो हमारा हो जाएगा 63 इंटू 5/9 इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड। तो 9 सत्ती 63, तो डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 पचे 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा क्या हो जाएगा 35 डिग्री सेंटीग्रेड सही आंसर। कोई डैश एक ऐसा वक्र है हो जो किसी वृत्त की परिधि के अंदर या बाहर किसी नियम बिंदु द्वारा तब बनता है जब वृत्त एक सरल रेखा पर घूमती है। क्या हो जाएगा इसका ट्रोकॉइड, क्या हो जाएगा ट्रोकॉइड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। 100 वाले 4 प्रतिरोधक को समानांतर पैरेलल जोड़ा जाता है और इस संयोजक की इतना वोल्ट आपूर्ति वोल्टेज से जोड़ा जाता है। तो प्रत्येक प्रतिरोधक में शक्ति पावर अभिन्न ज्ञात करिए।
ठीक है, करते हैं क्या, आप बोले तो करेंगे ही भाई, नहीं करेंगे ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए मेरे प्यारे 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 प्यारे, कुछ नहीं प्यारे प्यारे, लाइक को तो करता नहीं, काय को प्यारे, मजाक कर रहे थे, जस्ट जोकिंग। ये देखिए 4 को रेसिस्टेंस आपको बना दे रहे हैं, दिल तो कह रहा है कि और बनाते जाए ऐसे, लेकिन बोला है 4 को बनाने के लिए 4 ही बनाते हैं। दिल मांगे मोर, देखे मूवी आप लोग, कितना बढ़िया मूवी है। ये भी हमारा है कितना 100 ओम, ये भी हमारा 100 ओम, ये भी 100 ओम, ये भी 100 ओम, और ये हमारा है 100 वोल्ट। तो हमारा हो जाएगा R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R4 इक्वल टू 100 ओम। कोई दिक्कत नहीं। तो V इक्वल टू होते हैं IR, होते हैं ना जी, V इक्वल टू क्या होते हैं IR, बिल्कुल होते हैं। पावर आपसे पूछ रहा है, V दिया हुआ I दिया हुआ है, पावर आपसे पूछ रहा है, तो पावर इक्वल टू होता है VI का वैल्यू दिया हुआ है हमारा कितने, सेम करंट फ्लो करेंगे, वोल्टेज दिए हुए हैं, तो I का वैल्यू दिया हुआ है 1, तो P इक्वल टू हो जाएंगे माय डियर, B का वैल्यू दिया हुआ है 10 इंटू 1, 10 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 100 वाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर देखो 100 वाट किस में दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 10 सेंटीमीटर भुजा और 600 ग्राम द्रव्यमान वाला कोई घनीय खंड पानी में तैरता है, तो क्यूब का हिस्सा कितना पानी में डूब जाएगा। ठीक है भैया, घनत्व निकालेंगे, तो घनत्व हमारा क्या हो जाएंगे माय डियर, घनत्व देखिए 600 ग्राम केजी, तो इसको गुना करेंगे तो कितना 100 सेंटीमीटर हो जाएंगे, तो 100 के ये हमारा हो जाएगा 10,000, इसमें से 600 माइनस कर दीजिए, बचा कितना 400 बचा है ना, तो बचा 600 डिवाइडेड बाय 1000 गुने 100, 2 शून्य 2 1 शून्य, तो हमारा हो जाएगा 60%। कितना आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, तो ये रहा 20 क्वेश्चन। आइए जो नेक्स्ट 20 क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, है ना। तो आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, अपना प्यार दिखाइए। फिर हम लोग कल की क्लास में नेक्स्ट आगे की ओर पढ़ेंगे, है ना। थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।